नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। इस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं, किसान आंदोलन जारी है। 20 दिन पूरे हो चुके हैं, 21वां दिन है और किसान आंदोलन कहा जा रहा है कि जो मौजूदा मोदी सरकार, मजबूत सरकार है, उसके कार्यकाल की सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आ सकती है। क्योंकि समस्या ये है कि सरकार अगर अपने कदम को पीछे हटाती है तो वो इस मजबूत सरकार की हार के तौर पर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों, कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात करते आए हैं। अगर वो इन कदमों को वापस लेते हैं तो ये उनकी सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो किसान हैं वो अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं, बल्कि अब जो राजस्थान और दिल्ली की जो सीमा है, राजस्थान और हरियाणा की, वहां पर भी किसान इस ठंड के बावजूद डटे हुए हैं। और इस बीच में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ से कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, खास करके जो कोविड के दौर और उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए था उसको भी झटका पहुंच रहा है। तो कई सवाल हैं कि सरकार और किसानों के सामने क्या विकल्प हैं। आप स्टेट लिस्ट में अगर कृषि आता है, कृषि का जो विषय है, तो उसके ऊपर इस ऑर्डिनेंस के जरिए जब कृषि सुधार लाए गए हैं, क्या वो फेडरलिज्म को कमजोर करता है और मौजूदा रूप में ये कानून लागू हो गए तो क्या नुकसान होगा। संजय, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने बात करते हुए ये कहा कि कानून में क्या है, जो कंटेंट है वो मुख्य समस्या नहीं है। समस्या ये है कि विश्वास की बहुत कमी है। और सब ये मानते हैं कि कृषि को 3% से भी कम जो विकास दर है उसकी, उसे उबारना जरूरी है, लेकिन ये रास्ता नहीं हो सकता। तो किसान अड़े हैं। सरकार कहती है कि हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि ये कानून बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो फिर अमेंडमेंट के लिए तैयार क्यों? तो कैसे ये आपको बढ़ता हुआ मामला आगे दिखाई दे रहा है? नगमा जी, सत्य बात है कि देखिए, कृषि में सुधार ओखली में सर देने के बराबर है। ओखली में सर देना बड़ी हिम्मत की बात है। समस्या ये होती है कि जब मूसल पड़ने लगे तब ओखली से सर निकालना मुश्किल ही नहीं हो जाता है, असंभव भी हो जाता है। तो वही हालत सरकार की इस वक्त हो चुकी है। तो इसलिए जो ये पूरा एक हम पॉलिटिसाइजेशन देख रहे हैं इस पूरी डिबेट का, और दोनों तरफ से पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कानून में अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कह रही है हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, हमने बिल्कुल कृषि सुधार दिए, पलट दिए, काया पलट कर दिया है कृषि का। तो कहीं ना कहीं देखिए, कानून में समस्याएं तो हैं। आज सरकार भी मानती है कि कानून में समस्याएं हैं। तो एक बार थोड़ा इसको नजदीक से देखना जरूरी है कि क्या ये कानून कर रहे हैं और कहां पर जो है इन कानूनों में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि फार्मर्स प्रोड्यूस एक्ट जो कहा गया है, जो इसका मार्केटिंग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट के माध्यम से किसान को अपना माल बेचने की आजादी, पूरी खुली छूट मिल जाएगी। देखिए, इश्यू ये है कि किसान को पहले भी ये छूट मौजूद थी। किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं था कि वो आकर के मंडी में ही अपना सामान बेचे। बंधन था ट्रेडर के ऊपर। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो जो बंधन लगते थे एपीएमसी एक्ट में, ट्रेडर के ऊपर लगते थे। और वहां भी कई एपीएमसी, जो कई सारे जो एपीएमसी एक्ट हैं, उनमें जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दिया गया था टर्नओवर के आधार पर, कि वो कहीं से भी, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ले सकते थे। क्योंकि छोटे किसान तो देखिए, जो छोटा छोटा एक 1.5 एकड़ में किसानी करता है, वो इतनी दूर, जो मंडी आपकी सिर्फ 7,000 देश में मंडियां हैं, 6,500, सबकी पूर्ति वहां से नहीं हो सकती थी। तो अधिकांश ट्रेड तो वैसे भी मंडी के बाहर ही होता था, जो छोटे किसान करते थे। तो जो एक तो पहली चीज ये है कि हम कानून को समझने की कोशिश जरूरी है। हाँ, सरकार कहती समझना चाहिए तो वास्तव में समझना चाहिए। तो अगर हम इसको नजदीक से देखें तब पाते हैं कि सरकार का कहना सही है कि कानून कहीं भी जो एमएसपी रेजिम है उस पर हमला नहीं करते हैं। कहीं कानून में नहीं लिखा गया है कि एमएसपी व्यवस्था हट जाएगी। ये सिर्फ अंदेशा है कि एमएसपी व्यवस्था हट जाएगी। उसका कारण यह है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, एक तरीके से एक जितना ट्रेड होता है राज्य के भीतर, उसके ऊपर लेवी या सेस लगाने के एक हाट या मार्केट, ट्रेड एरिया, मार्केट एरिया क्या है उसको घोषित करने के लिए वो अधिकार एक ढंग से इसमें रिस्ट्रिक्ट किए गए। उस पर जो टैक्सेशन के अधिकार हैं
सेंटर ने उनको खींच लिया है। साफ कहा गया है कि मंडी के बाहर के एरिया में खुली छूट है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, उस पर सरकार किसी प्रकार का टैक्स का लेवी नहीं लगा सकती। तो वहां से अंदेशा होता है कि अगर ऐसा होने लगेगा तो मंडियों का तो अंततः कुछ भविष्य नहीं है, मंडियां खत्म हो जाएंगी। और किस प्रकार से ये जो ऑल्टरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आएंगे, इनका रेगुलेशन कौन करेगा? स्टेट करेगा, सेंटर करेगा? कानून पढ़ के लगता है कि सेंटर इनकी लाइसेंसिंग करेगा या स्टेट को अधिकार देगा, उस पर भी अभी विवाद चल रहा है। अब बात हो रही है कि ये अधिकार संभवतः स्टेट्स को दिए जा सकते हैं। तो कई सारी इसमें जो है प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू होती हैं वास्तव में यहाँ जो डेफिनेशंस दी गए हैं कि क्या, कौन फार्मर है, कौन ट्रेडर है, फार्म प्रोड्यूस क्या है, शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस क्या है, ये कई सारी खामियां इसमें निकल के आती हैं। इनका मूल जड़ जो है, ये खामियां क्यों हैं? ये खामियां इसलिए कई हैं क्योंकि जो ये एग्रीकल्चर का रेगुलेशन है, ये वास्तव में स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है। कुछ चीजें स्टेट लिस्ट में है, कुछ चीजें सेंट्रल लिस्ट में है, और इसके बीच में नेविगेट करते करते कई सारे प्रॉब्लम्स इस कानून को, जो फार्मर प्रोड्यूस एक्ट है, उसको बनाने में सामने आए हैं, जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गए हैं। जी, एक जो बात आपने कही कि इसके जरिए जो सेस कलेक्ट करती थी राज्य सरकारें, वो उस अधिकार जो है केंद्र ने इसे ले लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मार्केट फीस या सेस जो एपीएफसी मंडियों के बाहर अब नहीं लागू कर पाएंगे तो राज्यों के जो खजाने हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सिर्फ किसानों के बारे में भी नहीं है, इससे जो राजस्व है राज्यों का उसको बड़ा घाटा नजर आता है। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य, जहां पर औसतन शायद पंजाब में 3500 करोड़, हरियाणा में 1600 करोड़ ये टैक्स कलेक्ट होता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा खतरा इससे नजर आ रहा है। जी, एक बड़ा कारण इन राज्यों में यही है क्योंकि ये मंडी टैक्स के माध्यम से जो सेस और लेवी लगाते थे, 6% पंजाब लगाता था, और काफी मात्रा में उनके पास इसके लिए इसका रेवेन्यू आता था, जिसमें से काफी सारा रेवेन्यू मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में जरूर लगाया पंजाब सरकार ने, अच्छी सड़कें बनाने में, अच्छी कनेक्टिविटी करने में, वो सब काम उन्होंने किए उससे। लेकिन और भी कई चीजें करते थे। तो उन राज्यों को डेफिनेटली इसमें नुकसान हुआ है, नुकसान होगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट भारत सरकार का एफसीआई करता था, उस पर मंडी टैक्स वो लोग लगाते थे, सेस लगाते थे, और एक काफी मात्रा में उनको एक सहारा मिलता था। तो देखिए, ये जो एक टैक्सेशन का इशू राज्य और केंद्र के बीच में है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है काफी समय से। जब से जीएसटी आया है तब से और बड़ा मुद्दा बन गया है कि कई सारे राज्यों के जो अधिकार है टैक्सेशन के, वो धीरे धीरे केंद्र अपने हाथों में लेता जा रहा है, और राज्यों के टैक्सेशन के अधिकार, एक तरीके से अगर राज्यों का टैक्सेशन का अधिकार कम होता है तो राज्यों का वर्चस्व कम होता है। तो एक जो ये संघीय ढांचा भारत का है, उस संघीय ढांचे का भविष्य क्या होगा? पर उससे भी बड़ा प्रश्न ये है, अगर एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम है, ट्रांसफर सही ढंग से होता है, तो हाँ, उत्तर उसका कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा यहां पर आता है कि भारत में जो रिफॉर्म्स होने हैं, जो सुधार होने हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्या राज्यों का रिफॉर्म्स में कोई रोल है कि नहीं है? क्या राज्यों के कंसल्टेशन से रिफॉर्म होंगे, या केंद्र अपने आप निश्चित करेगा कि कैसे रिफॉर्म होने हैं? तो एक बड़ा मुद्दा ट्रस्ट का भी आ गया यहाँ पर, जो बात उठी है कि हाँ, पहला ये सिर्फ जनता और जो है सिर्फ भारत सरकार के बीच ट्रस्ट की बात नहीं है, ये बात है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जो ट्रस्ट है, कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना है या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन करके काम करना है। तो अगर प्रतिद्वंदी बन के काम करना है तो फिर रिफॉर्म वास्तव में नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कानून बना भी दिया, तो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला जो तंत्र है, वो तो अंततः राज शासन ही रहेगा। अगर वो तंत्र सहयोग नहीं करेगा, चाहे आपका ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग की व्यवस्था है या कोई भी व्यवस्था है, अगर कि आपको राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो इसको सबोटाज करेंगी, तो कोई भी सुधार देश में लागू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेना इसमें अत्यंत आवश्यक है। उनके जो जेन्युइन इसके साथ इश्यूज हैं, उनका समाधान करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। जी, तभी हमने देखा कि
चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्य जो हैं वो पहले इसमें कुछ सुधार करके, अमेंडमेंट्स करके नए बिल लेकर आए। अकाली लीडर सुखबीर बादल ने ये बात कही भी कि जो फेडरलिज्म है उसके जो मूल्यों को नजरअंदाज किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है, राज्यों के अधिकार को छीना गया है। तो ये केंद्र और राज्य में टकराव को बढ़ाता हुआ दिखता है ये कानून जिस तरह से लागू किया गया। आपने सही कहा कि विश्वास की कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है इसमें। केंद्र और राज्य के बीच में ये टकराव और बढ़ गए हैं। जहां एमएसपी की बात है तो सरकार जो है वो करीब करीब 23-24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान करती है, लेकिन सिर्फ चावल, गेहूं और कुछ दालें जो हैं इन्हीं को इसका फायदा यही प्रोक्योर किए जाते हैं मंडियों के माध्यम से। और 2015 में पढ़ रही थी कि 2015 में जो शांता कुमार कमेटी बनी थी उसके मुताबिक सिर्फ 6% भारत में जो किसान है वो एमएसपी का अब तक फायदा उठा पा रहे थे। दूसरी फसलों पर क्या इन कानूनों का असर पड़ेगा जो इसके अंदर कवर्ड नहीं थे अब तक, चावल, गेहूं और इनको हम छोड़ें अगर तो? देखिए, एमएसपी की जो व्यवस्था थी वास्तव में बहुत ही लचर व्यवस्था थी, और एमएसपी जिस प्रकार से लागू किया जा रहा था उसका फायदा वास्तव में देश के अधिकांश किसानों को नहीं मिल रहा था। तो एमएसपी व्यवस्था में सुधार की बहुत आवश्यक थी, वो जरूरी है और आगे भी करना उसको बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैसे अन्य जो क्रॉप्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, हमने पिछली बार भी बात किया था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है इंडियन एग्रीकल्चर का, तो उसके लिए दूसरे क्रॉप्स के लिए अगर एमएसपी लागू नहीं होती है, उनके ऊपर सपोर्ट प्राइस सिस्टम नहीं लागू होता है, तो इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो एमएसपी व्यवस्था में सुधार के बारे में अगर कहा जाए तो वास्तव में एमएसपी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इस कानून जिस ढंग से आया है, देखिए एमएसपी व्यवस्था में सुधार का जो मुद्दा है वो पूरी तरह दरकिनार हो गया है। आज बात हो रही है कि एमएसपी को मिनिमम गारंटी प्राइस कर दिया जाए, और ये बात स्वदेशी जागरण मंच भी कह रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, और भारतीय किसान संघ भी कह रहा है। तो वास्तव में जो ये रिफॉर्म्स की पूरी जो मुद्दा है ना, एक तरीके से डिरेल होता जा रहा है, पटरी से उतरता जा रहा है इस पूरे वाद विवाद में। वास्तव में एमएसपी का जो उद्देश्य था और जो उद्देश्य होना चाहिए वो एक स्टेबलाइजेशन प्राइस, जो मार्केट को स्टेबलाइज करे, उसका उद्देश्य कभी ये नहीं होना चाहिए था और ना कभी आगे होना चाहिए कि सरकार गारंटीड प्रोक्योरमेंट करे, सरकार मार्केट स्टेबलाइजेशन करे, ताकि मूल्यों में स्थिरता है। जहां देखे कि मूल्य गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, वहां नुकसान हो रहा है, तो चाहे वो कोई भी फसल हो, अगर किसान ने उगाया है तो उसकी कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार क्या इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो इंटरवीन करे और प्राइस को स्टेबलाइज करे। तो एक मार्केट स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म अगर एमएसपी बनता है, और सभी क्रॉप्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं के लिए और राइस के लिए बन जाए, सभी क्रॉप्स के लिए अगर बनता है, तो उस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए, और उस बारे में कैसे उसकी फंडिंग होगी, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। वास्तव में इंप्लीमेंटेशन भारत जैसे देश में राज्यों के माध्यम के बिना, राज्यों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। केंद्र इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकती, चाहे कितना ही जोर लगा ले। तो वही चीज है कि राज्यों के साथ मिलकर के इसको एमएसपी व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है। एमएसपी व्यवस्था को गारंटी प्राइस नहीं करना है, चाहे कितनी भी डिमांड आ जाए, क्योंकि ये एक जायज डिमांड नहीं है, और ये कर पाना सरकार के लिए संभव ही नहीं है। तो क्योंकि कई सारे और मैकेनिज्म है प्रोक्योरमेंट के लिए। हाँ, मार्केट में चाहे कॉर्पोरेट्स आए, चाहे छोटे व्यापारी आए, सबके लिए जगह होनी चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। उस कंपटीशन में मंडी भी हिस्सा हो, और चाहे मंडी के माध्यम से, चाहे दूसरी व्यवस्था के माध्यम से सरकार इंटरवीन करे जब जरूरत हो, ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो और किसानों को जायज दाम मिले। कौन से दाम मिले, कैसे दाम मिले, उनकी कॉस्ट रिकवर हो, ये सब जरूरी चीज है। बिल्कुल। और यही द्वंद भी या विवाद भी हमेशा से रहा है कि ये कैसे हो, ये जो सुधार होने हैं, या मार्केट्स एक इसके लिए रास्ता है या ऑर्गेनाइजेशंस रास्ता है। फ्री ट्रेड एरिया बनाने से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी कच्छ में कहा कि गुमराह कर रहा है विपक्ष और किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, और वो बार बार यकीन दिला रहे हैं कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन इसमें छोटे किसानों के हाथ क्या लगता है? छोटे किसानों को अगर लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज जो कामयाब इस हालत में नहीं हो सकते, इसमें कई चीजें हैं, तो क्या असर हम देखते हैं इसमें? जैसे कि
क्या इसको बिल्कुल फ्री ट्रेड हो जाना चाहिए, इसमें मार्केट का रास्ता हो, ऑर्गेनाइजेशंस का रास्ता हो, छोटे किसान इसे किस तरह से ले रहे हैं, ये जो सुधार है उनसे उनको नफा नुकसान क्या हो रहा है? देखिए नगमा जी, कानून कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कानून पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो भारतीय कृषि का काया पलट हो जाएगा। और वास्तव में यही स्थिति इन 3 कानूनों की भी है। कानून अच्छे हैं, बुरे, मान लीजिए कानून बहुत अच्छे कानून है, तो सिर्फ इन 3 कानूनों को पारित करने से भारतीय कृषि का काया पलट नहीं होगा। भारतीय कृषि को में अगर परिवर्तन लाना है तो कई मूलभूत चीजें हैं। अभी एक व्यवस्था है, बहुत लचर व्यवस्था लागू की गई, उसमें कई खामियां हैं। मंडियों में जो जो खामियां की बात की जाती है वो खामियां वास्तव में हैं, उनको दूर करना आवश्यक है। एमएसपी में हम चर्चा कर रहे हैं क्या क्या खामियां हैं, वो भी खामियां दूर करना आवश्यक है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का ढांचा कैसे तैयार होगा, वो सिर्फ 3 कानून पारित करके अपने आप स्वतः खड़ा नहीं हो जाएगा। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि ये एपीएमसी और ये सब हटा करके आप एक नया ढांचा खड़ा कर पाएंगे, अपने आप खड़ा नहीं होगा। उसको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उसको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक वो ढांचा तैयार नहीं होता तब तक किसान को सहयोग देने की, किसान को हेल्प करने की, मदद करने की, सपोर्ट देने की आवश्यकता और जरूरी हो जाती है। तो सरकार को किसानों की हैंड होल्डिंग इस वक्त ज्यादा करनी पड़ेगी, कम नहीं करनी पड़ेगी। तो जब तक ये विश्वास नहीं ला पाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा नहीं कि कोई चीज हटा दी गई है, एकाएक कोई चीज हटाई नहीं गई है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्या उसका रोड मैप होगा, और ये ट्रांजिशन कानून पारित करके रातों रात नहीं होता है। इसको जगह में आने में समय लगेगा, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लग सकते हैं। और वास्तव में जब आज की स्थिति, जो सबसे बड़ा डर है, देखिए ये कोविड का समय है, जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कर्णधार हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो छोटे ट्रेडर्स हैं, चाहे वो एमएसएमईज हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हैं, वो सब कोविड की मार झेल रहे हैं। तो उनके हाथ में खुद कितनी शक्ति है कि वो एकदम आगे आकर के रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, किसानों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण कर देंगे कानून के पारित होते? ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। कोविड काल में और ज्यादा समय लगेगा, कम समय नहीं लगेगा। तो इस बीच में, इस दौरान सरकार को विश्वास देना पड़ेगा किसान को कि हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हैं, हम आपको ज्यादा सहयोग देंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक विश्वास, एक गारंटी। जब तक ये विश्वास नहीं कायम होगा, किसानों का सहयोग केंद्र शासन को नहीं मिलेगा, ना राज्य शासन को मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा। तो ये एक ट्रस्ट पैदा करना आवश्यक हो जाता है अगर हमें कृषि में सुधार करना है। जी। सरकार कहती है संख्या बल की बात बार बार करती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 303 संख्या बल की उन्होंने याद दिलाई कि इसी के लिए मिला है ताकि हम इस तरह के रिफॉर्म्स ला सकें। लेकिन आपको लगता है कि ये गलत वक्त था, कोविड के बाद रिकवरी का दौर, और उस समय ये कानून लाना जब हैंड होल्डिंग की जरूरत है? कितने तैयार हैं उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने भी इस समय? ये तो तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच संजय जी, एक आवाज आई है जी, आपको किसानों की भी करनी पड़ेगी, हाँ, और जिन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी है उनकी भी करनी पड़ेगी आज की तारीख। जी। तो ये ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, इस वक्त कम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल स्पष्ट होता है कि क्या सरकार, वास्तव में सरकार के पास इतना दमखम है, क्योंकि सरकार की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्यों इन सबकी हैंड होल्डिंग इस वक्त पर कर पाएगी? अर्थव्यवस्था बुरी दौर से है, कोविड के बाद का समय है, कोविड के दौरान अभी कोविड खत्म भी नहीं हुआ पूरी तरह से, और ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज जो है उनकी तरफ से भी ये चिंता जताई गई है कि इससे नुकसान काफी हो रहा है, करोड़ों का नुकसान है प्रतिदिन। इसका असर सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। क्या संजय जी रास्ते हैं, विकल्प हैं सामने सरकार के और किसानों के? क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है, किसान उसमें से कुछ माने तो बात आगे बढ़ेगी। रास्ता तो हमेशा एक ही होता है, संवाद का। प्रजातंत्र में संवाद बहुत जरूरी होता है, और सभी स्टेक होल्डर से संवाद, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो बिचौलिए हों। बार बार बिचौलियों को हम लोग गाली देते हैं कि बिचौलिए बीच में पूरा बिचौलिए ने भारतीय कृषि बर्बाद की हुई है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखिए, बिचौलिए जो हैं वो किसी कारण से आते हैं, क्योंकि मार्केट में, बाजार व्यवस्था में बिचौलिए की जरूरत होती है, तब बिचौलिया बीच में आता है। आप देख लीजिए, आप चाहे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते थे कुछ साल पहले,
या फिर आप पासपोर्ट बनाने जाते थे तो कितने बिचौलिए घूमते रहते थे? क्या सरकार ने बनाए थे बिचौलिए? नहीं, आपकी व्यवस्था ऐसे थी, मार्केट ऐसा था कि बिचौलियों की आवश्यक थी, हम और आप जाते थे। आज बिचौलिए मौजूद नहीं है। तो जब सुधार किया जाता है तो जरूरी है कि सबसे पहले व्यवस्था में सुधार, उन व्यवस्थाओं को एक किस ढंग से लाया जाएगा, कैसे ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स खड़े होंगे, उसका डिटेलिंग बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे, ना राज्य शासन इसमें तैयार होंगे, ना किसान तैयार होंगे। तो सबसे पहले क्लियर रोड मैप एक रिफॉर्म्स के बारे में कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, उसके उस वैकल्पिक व्यवस्था के आने तक, क्योंकि जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कोविड काल है, वैकल्पिक व्यवस्था खड़े करने वाले लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं कई मायनों में। तो कैसे इस काल में सरकार कितना सहयोग दे करके ये जो ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं उनका निर्माण करने में आगे आएगी, जी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज हर आदमी पूछ रहा है कि सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। हर आदमी सरकार की तरफ देख रहा है, बिचौलिए भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, ट्रेडर्स भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, छोटे एमएसएमईज भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, और किसान भी सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो सरकार का दायित्व स्टेक होल्डर्स के प्रति और बढ़ जाता है ऐसी परिस्थिति में। तो इनके साथ कंसल्टेशन, राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन, और जो हम कानूनों में जैसा हमने चर्चा की कि खामियां हैं, डेफिनेशंस में खामियां हैं, और आपके जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो सारे बहुत स्पष्ट हैं कानून के पढ़ने में कि कानून जब बनाया गया तो किसी बड़े दिग्गज जो लॉ में पढ़ा हुआ है उसने बड़े ध्यान से देख करके बनाया कि डेफिनेशन ऐसी हो कि कोई ये ना कह सके कि हमने स्टेट लिस्ट वाले मुद्दों पर जो है वो कानून पारित कर दिया। समस्या ये है, कृषि सब्जेक्ट ऐसा है कि आप ऐसी स्टीयरिंग करना बड़ा मुश्किल है, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगी, और हो गई है। इसमें जी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हुई है, बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल हो गई है यहाँ पे चर्चा। जब आप शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस की बात करते हैं तो एक कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में नेविगेट करते करते विरोधाभास आ गए हैं जी। और जब वास्तव में जब विवाद होंगे इस कानून के तहत, और विवाद एसडीएम के पास जब जाएंगे, तो फिर तो जो छोटे छोटे लॉयर्स, अब छोटे बड़े लॉयर बैठ करके कानूनों की टांग तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, वो करेंगे। तो उसमें बेचारा किसान क्या करेगा जब कानून में ऐसे ये स्टीयरिंग में ऐसे एक्सेंट हो चुके हैं डेफिनेशंस को लेकर के कि फार्मर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ट्रेडर कौन है, आपका फार्म प्रोड्यूस क्या है, शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस क्या है। वास्तव में वहां समस्याएं हैं, डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर इश्यूज हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। पर वो ऐसे इश्यूज हैं जिनका समाधान बिना स्टेट से कंसल्ट किए होना संभव नहीं है जी। तो ये कहना कि हाँ हमने, हो सकता है केंद्र शासन कहे कि हमने जो कानून पास किया है उसमें कहीं भी वायलेशन नहीं है, हमने बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट को लेकर के डेफिनेशन कह रही है कि सिर्फ हम फार्म प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, फूड स्टफ्स की बात कर रहे हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है और हमने बिल्कुल सही पास किया है। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली तौर पर कई मुद्दे आते हैं जुरिस्डिक्शन को लेकर के। एसडीएम का जुरिस्डिक्शन क्या है जी, क्या वो कहीं के बारे में भी आदेश पारित कर सकता है? अगर उसको लाइसेंस कैंसिल करना है, तो अगर आप एक ऑल इंडिया ट्रेडिंग जोन बना रहे हैं तो क्या दिल्ली के 30,000 में बैठा लोकल जो यहाँ का एसडीएम है वो केरला के किसी ट्रेडर का लाइसेंस कैंसिल कर देगा कहीं के लिए, पूरे भारत के लिए? क्या उसका जुरिस्डिक्शन इतना हो जाता है? ऐसे कई सारे मुद्दे आते हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। तो इसलिए संवाद, डिटेल, वास्तव में ये कानून मेरे विचार से विस्तृत रूप से स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने चाहिए थे, सेलेक्ट कमिटीज के पास जाने चाहिए थे, इनका अच्छी तरह से डायसेक्शन, क्योंकि लीगल चीज है, इसमें लोगों के राइट्स अफेक्ट होते हैं, ट्रेडर्स के राइट्स हैं, फार्मर्स के राइट्स हैं, कॉर्पोरेट्स के भी राइट्स हैं, सबके राइट्स हैं, जिनके बारे में सोच समझ करके निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा और मंथन की बहुत अधिक आवश्यकता जी। तो अभी भी सरकार को शायद इस बात पर गौर करना चाहिए कि बातचीत, संवाद अगर हो तो सिर्फ कानूनों के फायदे की बात करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें क्या गुंजाइश है सुधारों की, और इसी संवाद से शायद आगे का रास्ता निकलेगा। इस बीच 20 दिन पूरे हो चुके हैं। सुधार करना है, कृषि में सुधार आवश्यक है, रिफॉर्म्स आवश्यक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी ये रास्ता सही नहीं है जिस तरह हुआ, पर रास्ता, जो रास्ता अख्तियार किया गया है
उसमें सबसे पहले रिफॉर्म की आवश्यकता गुंजाइश की जरूरत है। राज्यों से बात होनी चाहिए अब भी, और उसके बाद यहाँ के, क्योंकि व्यवहारिकता में काफी सारी मुश्किलें सामने खड़ी हो रही हैं। तो इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में, इस चर्चा में इतना ही हमारे पास समय है। यह आंदोलन जारी है, अगले हफ्ते देखेंगे कि किस तरह बात आगे बढ़ती है, और उसके बाद फिर अब चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।